हेलो स्टूडेंट, आई एम अंकिता साहू, योर टीचर। तो आपका यूनान की कला चल रहा था। यूनान की कला में मैंने ज्यामिति युग पढ़ा दिया था। देन आपका आर्केइक युग स्टार्ट हो गया था। तो हम देखते हैं आर्केइक युग में और क्या क्या चीज़ें थी। आपको मैंने काफ़ी चीज़ें बता दी हैं इसके स्थापत्य के बारे में, और आगे का देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें आर्केइक युग में प्राप्त हुई थी एग्जाम्पल के तौर पे। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड कराती हूँ जो आपको लास्ट वीडियो भेजी थी उसके बारे में। तो यहाँ पे एक एजिना से मिला हुआ है एफिया का, जो डोरिक स्टाइल में बना हुआ है, देवाले मिला हुआ है। तो इसमें जो है पेडिमेंट पर ट्रोजन का युद्ध दिखाया गया है, और इसमें मध्य में एथेना की देवी दिखाई गई हैं, जो कि एथेना के पास कुछ योद्धा युद्धरत रूप में दिखाए गए हैं। और पेडिमेंट के दोनों कोनों को दिखाया हुआ है, तो उसमें मरते हुए योद्धा दिखाए गए हैं। इसमें मरते हुए जो योद्धा हैं वो संघर्षरत मुद्रा में दिखाए गए हैं, मतलब कोशिश कर रहे हैं उठने के लिए जो मरते हुए योद्धा हैं वो। तो ये जो दृश्य है और इनके जो मुद्राएं हैं वो बहुत अद्भुत रूप में दिखाई गई हैं। इन तीनों उदाहरणों में धीरे धीरे शैलीगत विकास भी देखने को मिलता है, मतलब इनकी जो स्टाइल थी वो डेवलप होने लग गई थी, और उसमें यथार्थता और जो उनकी मुद्राएं थी, भाव भंगिमाएँ थी, उनका भी उल्लेख हुआ था। तो इनके जो जेस्चर्स थे, पोजीशंस थे, तो वो सारे यहाँ पे चेंज होने लग गए थे। आर्केइक युग में स्वतंत्र मूर्ति शिल्प भी मिले हुए हैं। इनमें कुछ मूर्तियाँ टेराकोटा और कास्ट की भी बनी हुई थी, किंतु अधिकांश जो मूर्तियाँ बनी हुई थी वो श्वेत संगमरमर की बनी हुई थी। और यूनान में सबसे बहुतायत मात्रा में, मतलब सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में जो मूर्तियाँ मिली हुई हैं वो श्वेत संगमरमर की मिली हुई हैं। और इनका जो आयात होता था, इनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो होता था वो पेरोस और नासोस से होता था। स्त्री पुरुष जो है वो दो प्रकार के रूप में दिखाए गए हैं। एक में हाथ जो है, हाथ पैर शरीर से चिपके हुए नहीं दिखाए गए हैं, विभिन्न प्रकार की मुद्राओं में दिखाए गए हैं। और दूसरा जो है इनको सॉलिड बनाया गया, ठोस बनाया गया है। इनका जो प्रभाव देखने को मिलता है वो मिस्र से आया था। तो इनकी मुद्रा, केश विन्यास, वो सारे यहाँ पे मिस्र का प्रभाव है। आप लोगों ने मिस्र में स्फिंक्स की मूर्तियाँ पढ़ी ही हैं, नेफरतिति की मूर्तियाँ पढ़ी हैं, तो उसी प्रकार यहाँ पे बनाई गई थी। और ज्यामिति कालीन मुख मुद्रा है, त्रिकोणात्मक। तो आपको बताया था कि ज्योमेट्रिकल शेप्स का यूज़ करते थे ज्यामिति युग में, तो उसी को लेके इन्होंने यहाँ पे भी थोड़ा सा काम किया हुआ है। यहाँ पे जो पुरुष आकृति बनाई गई है वो नग्न बनाई गई है। और यूनान में ओलंपिक प्रतियोगिताओं के कारण देवता, योद्धा, विजेताओं के बहुत सारे रूप दिखाए गए हैं। अपोलो की प्रतिमाओं की श्रृंखला के नाम से भी मानी जाती है। आपको बताया था कि अपोलो के सीरीज़ माने जाते हैं ये जो सारी पुरुष की नग्न आकृतियाँ दिखाई गई हैं उनको। और ये बहुत सुडौल, मतलब सुंदर आकार की बनाई गई हैं, और नग्न पुरुष आकृतियाँ बनाई गई हैं। और जो नारी की आकृतियाँ थी वो सदैव सवस्त्र, वस्त्रों के साथ दिखाई गई हैं। और आर्केइक युग में यथार्थता देखने को मिलती है। और इसमें कुछ कृत्रिमता की जकड़न है, मतलब इसमें आर्टिफिशियल रूप दिखाया गया है मूर्तियों का। और चेहरों पर जो है वो कृत्रिम मुस्कान दिखाई गई है, बनावटी मुस्कान या फिर आर्टिफिशियल स्माइल कह लो उसको। तो ये जो है आर्केइक मुस्कान के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो ये आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। अब हम देखते हैं आर्केइक युग का आगे का क्या था। तो 600 ईसा पूर्व की एक कोरस प्रतिमा मिस्र के सम्राट मेंकरे के दृश्य हैं, जिसमें यूनानी युवा पुरुष सम्मुख में मुट्ठियां बांधे, दोनों ओर हाथ लटकाए, बायां पैर आगे बढ़ाए, घुंघराले बाल तथा आर्केइक मुस्कान के साथ खुली हुई विशाल आँखों सहित आर्केइक युगीन विशेषताएं विद्यमान हैं। तो यहाँ पे एक कोरस की प्रतिमा मिली हुई, जो मिस्र के सम्राट, आपको पता है मेंकरे मिस्र के सम्राट थे, मिस्र की कला में पढ़ाया था। तो ये मेंकरे का दृश्य है, जिसमें एक यूनानी पुरुष भी दिखाया गया है जो कि सम्मुख खड़ा हुआ है, और इसमें सामने की तरफ खड़ा हुआ है, सम्मुख मतलब। और इसमें जो है मुट्ठियाँ बांधे, दोनों और हाथ लटकाए वो खड़ा हुआ है, बायां पैर आगे को बढ़ाया हुआ है, घुंघराले बाल बनाए गए हैं उसके। तो आर्केइक मुस्कान भी इसमें दिखाई गई हैं, और खुली हुई विशाल, मतलब बड़ी बड़ी आंखें दिखाई गई हैं। ये जो है आर्केइक युगीन विशेषताओं में विद्यमान है, मतलब इसकी जो बहुमूल्य मूर्तियाँ मिली हुई हैं तो उसमें इनकी गणना या इसकी काउंटिंग की जाती है। 525 ईसा पूर्व एक अन्य कोरस प्रतिमा अधिक यथार्थवादी है। मिस्री प्रतिमाओं के विपरीत इसमें शारीरिक बारीकियों को भरने का प्रयास किया गया है।
तो इसमें एक और प्रतिमा बनाई गई है, एक और मूर्ति बनाई गई है जो बहुत देखने में यथार्थवादी लगती है और मिस्री प्रतिमाओं के विपरीत इसमें शारीरिक बारीकियों को भरने का प्रयास किया गया है। जो मिस्र की मूर्तियाँ बनती थी उनके डिटेलिंग्स पे इतना ध्यान नहीं दिया गया है, तो जो इस टाइम पे कोरस की मूर्ति बनी थी उसमें शारीरिक बारीकियों पर भी ध्यान दिया गया है, मतलब वो सूक्ष्मता के साथ काम किया गया है। विशाल कंधे, फैला हुआ वक्षस्थल तथा अनुपातिक आकार एक सीमा तक कलाकार की यथार्थपरक प्रवृत्ति को इंगित करते हैं, जिससे प्रतिमा के जीवंत होने का आभास होता है। तो इसमें जो कंधे हैं वो फैले हुए दिखाए गए हैं, इनका जो वक्ष स्थल है वो अनुपातिक आकार में दिखाया गया है, और ये जो कलाकार है यहाँ का तो उसने यथार्थपरक, अभी बताया था आपको कि रियलिस्टिक दिखाया है मूर्तियों को, और जीवंत होने का मतलब जीवंत मतलब जैसे उसमें जान डाल दी गई हो मूर्तियों में, इस प्रकार की प्रतिमा मूर्तियाँ बनाई गई हैं। यह एथेंस के पास से मिला है, जो संभवतः किसी देवी राजकुमारी अप्सरा की परिचारिका का है। तो यहाँ पे जो भी आपको बताया कि एक कोरस की प्रतिमा मिली हुई है, विशाल कंधे वक्षस्थल, तो ये जो है वो एथेंस के पास प्राप्त हुआ है, और ये किसी देवी राजकुमारी अप्सरिका का परिचारिका की है। तो ये किसी परिचारिका की मानी जाती है, जो कि राजकुमारी अप्सरा की परिचारिका थी, परिचय देने वाली जो होती है, क्योंकि उसकी वेशभूषा, आभूषण, मुकुट तथा केस सज्जा के साथ भाव भंगिमा भी कुलीन लगती है। यहाँ पे केस कर लेना उसको। तो यहाँ पे जो इसके कपड़े दिखाए गए हैं, वेशभूषा दिखाई गई है, आभूषण दिखाए गए हैं, मुकुट दिखाए गए हैं, केस सज्जा दिखाए गए हैं, तो वो सारे जो है वो कुलीन लग रहे हैं। इससे पता चलता है कि अप्सरा की परिचारिका थी। आगे देखते हैं क्या है। और इसमें आर्केइक युग की चित्रकला का परिचय चित्रण पात्रों से भी होता है। यह पात्र चित्रित होने के साथ ही किसी विशिष्ट आयोजन के काम में भी आते थे। तो यहाँ पे आपको अभी तक प्रतिमा के बारे में पढ़ा, मूर्ति कला के बारे में पढ़ा, आपने स्थापत्य कला के बारे में पढ़ा। तो स्थापत्य में आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे ये आपका एक आर्टेमिस मंदिर बनाया गया है, जो कि यूनान का है। ये रहा आपका पेडिमेंट, ऊपर वाला हिस्सा, और यहाँ पे चित्रण हुआ है जो पेडिमेंट के अंदर होता था। तो आर्केइक युग में मूर्तियों के साथ साथ चित्रकला का भी परिचय मिलता है। तो यहाँ पे जो पात्र मिलते हैं उन पे चित्रण तो होता ही था, वो किसी एक विशिष्ट काम के लिए भी प्रयोग में आते थे। इस प्रकार इन पात्रों में सौंदर्य एवं उपयोगिता दोनों का समन्वय होता था। आर्केइक युग में ये एथेंस यूनान का महत्वपूर्ण केंद्र था, जहाँ पात्र चित्र एवं व्यापार व्यवसाय का निरंतर विकास हो रहा था। स्टार्टिंग में ही बताया था आपको कि एथेंस यूनान का मुख्य केंद्र था। तो यहाँ पे पात्रों में सुंदरता तो थी ही, उसके साथ साथ उपयोगिता भी थी। तो सुंदरता और उपयोगिता, इन दोनों का कॉम्बिनेशन था, समन्वय था। आर्केइक युग में जो केंद्र था वो एथेंस था। तो यहाँ पे यूनान में जो एथेंस नगर था, तो यहाँ पे व्यवसाय निरंतर होता रहता था, इसीलिए एथेंस में सबसे ज़्यादा विकास हुआ था। एथेनियन चित्रकारों ने मृणपात्र चित्रण में कोरिन्थियन तकनीक भी ग्रहण की, जिसमें काली आकृतियाँ चित्रशैली प्रमुख थी, जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक संपूर्ण यूनान में महत्वपूर्ण रहीं। तो यहाँ पे जो एथियन चित्रकार थे, जो कि एथेंस के थे, उनको एथियन चित्रकार बोला जाता था। तो एथियन चित्रकारों ने मृणपात्र पे जो मिट्टी के बर्तन मिले हुए हैं उन पे जो चित्रण किया हुआ है वो कोरिन्थियन टेक्निक को फॉलो करके किया हुआ है। और यहाँ पे काली आकृतियाँ जो चित्रशैली थी वो बहुत प्रमुख थी। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व संपूर्ण यूनान में ये महत्वपूर्ण रही। ये जो आपकी कोरिन्थियन टेक्निक है वो। आगे देखते हैं। आपको मैंने यहाँ पे पात्र की पिक्चर शेयर कर दी है। कुछ इस प्रकार के पात्र बनते थे, यूनानी मृण पात्र मिट्टी से बने हुए। कोरिन्थ चित्रकारों ने पौराणिक घटनाओं को पूर्ण रूप से चित्रित करते थे, जबकि एथियन चित्रकार एक परंपरागत प्रारूप में बंधे थे, जो ज्यामिति युग की विशेषता थी। देखिए यहाँ पे जो कोरिन्थ थे, कोरिन्थ के चित्रकार थे जो कोरिन्थियन स्टाइल में काम करते थे, तो वो जो है वो बहुत पौराणिक घटनाओं को लेके चित्रण करते थे। लेकिन जो एथेंस के चित्रकार थे, एथियन चित्रकार, वो ज्यामिति युग की जो टेक्निक थी उन्हीं में बंधे हुए थे और उसी को लेके ये काम करते थे। ये इनकी विशेषता थी। कोरिन्थियन प्रभाव से इनमें कुछ परिवर्तन आने लगा, जिसका श्रेष्ठ उदाहरण 570 ईसा पूर्व में बना फ्रांकोइस है, जो यूनान की पारंपरिक मदिरा और पानी मिलाने के काम आता था।
देखिए यहाँ पे जो कोरिंथियन प्रभाव है वो आने लग गया था, जो एथियन चित्रकार थे उनमें तो कुछ परिवर्तन होने लग गए थे इनके चित्रण में। तो इसका जो श्रेष्ठ उदाहरण मिलता है, जो परिवर्तन के बाद का एग्जाम्पल है, वो फ्रांकोइस वेस मिला हुआ है, जो कि ये मदिरा और पानी मिलाने के काम आता था। यह सबसे प्राचीन और व प्रथम एथियन पात्र है जिस पर पात्र निर्माता व चित्रकार के दोनों के नाम हैं। तो सबसे पुराना पात्र माना जाता है, ये प्राचीन माना जाता है एथियन पात्र, जिस पे जो निर्माता है उसका भी नाम है और जो चित्रकार है उसका भी नाम है। तो यहाँ यहीं से पात्रों पर भी इनके हस्ताक्षर और कलाकार के नाम और निर्माता के नाम दोनों की उल्लेख मिलता है यहीं से। तो अभी आपका आर्केइक युग और रह गया है, थोड़ा सा पात्रों के बारे में अभी आपको मैं और बताऊंगी। देन आपका शास्त्रीय काल स्टार्ट हो जाएगा, क्लासिकल पीरियड। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई चीज़ें नहीं समझ में आ रही हो तो मुझे मैसेज करके पूछें, ये जूम मीटिंग पे मेरे साथ डिस्कस करें। थैंक यू।